हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन कुमार। पवन साइंस स्टडी 01 में आपका स्वागत है। हम संस्कृत के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सुपर 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप इसे देख लेते हैं एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं और पूछे गए हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसकी परीक्षा में आने की 100% की गारंटी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है पहला ए महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो मंगलम पाठ के जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि जी है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में जो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन सी दिख रहा है 5 मंत्र है टोटल। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। और अगर उपनिषद पूछा जाएगा तो 4 उपनिषद के यहाँ पे ऑप्शन को चूज कीजिएगा। फिर है तीसरा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध और डी है मोह। तो याद रखिएगा सत्य का जो मार्ग होता है वो देवलोक तक जाता है, यानी सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। चौथा है कि किसकी विजय नहीं होती है? ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध। तो याद रखिएगा सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पांचवा है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो ऑप्शन ए है तांबा, चांदी, लोहा, हिरण्य पात्र। तो याद रखिएगा हम लोग पढ़े हैं कि मंगलम पाठ का प्रथम ही श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुख अपहितम। तो यानी जो है यहाँ पे क्या है, सत्य का मुख जो है हिरण्य पात्र यानी सोने के आवरण से। अगर यहाँ पे सोना तो है नहीं, लेकिन सोना रहता तो सोना का ये स्वर्ण का ऑप्शन को चूज करते, लेकिन यहाँ है हिरण्य पात्र, इसका ही मतलब होता है सोना के आवरण से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। छठा है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एक में है अजय सेतु, ए में है अजय सेतु, बी में विनय सेतु, सी में है गांधी सेतु और डी जो है आपका जवाहर सेतु। तो याद रखिएगा ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है सेतु है, पुल है। सातवां क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? पहला है ये ए में ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी में है वेनसांग, सी में इतिसिंह और डी में है उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यूनान के जो राजदूत थे वे मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आठवें प्रश्न की बात करें। आठवां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो ए में है पटना, बी में है पाटलग्राम, सी में है पाटलीग्राम और डी में है पुष्पपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का पाटलीग्राम। क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो यहाँ ऑप्शन है ए 2,500 वर्ष, 2,000 वर्ष, 3,000 वर्ष, 1,000 वर्ष। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी इसका जो है इतिहास जो है 2,500 वर्ष पुराना है। 10 में देखिए कुट्टिमताख्य काव्य के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है दामोदरगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है मेगास्थनीज। तो याद रखिएगा कुट्टिमताख्य काव्य के रचनाकार जो है दामोदरगुप्त हैं। कौन है? दामोदरगुप्त। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है तो उसका राजशेखर है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला ये है विद्यापति, बी है नारायण पंडित, सी है कालिदास और डी है वेदव्यास। तो याद रखिएगा मैथिल कोकिल के नाम से जो है जाना जाता है किनको? तो विद्यापति को जाना जाता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 12 में है अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए है अग्निपुराण, बी है पुरुष परीक्षा, सी है रामायण और डी है महाभारत। तो याद रखिएगा ये जो आपका अलस कथा पाठ है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरेश्वर नाम मंत्री कहाँ का था? यानी बिरेश्वर जो नामक मंत्री थे वे कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के थे? ए में ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी है मिथिला, सी है जनकपुर, डी है अयोध्या। तो याद रखिएगा बिरेश्वर जो मंत्री थे वे मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
14 में है वास्तविक आलसी पुरुष कितने थे। तो याद रखिएगा जब आलस कथा में देखे थे कि बृहस्पति जिसमें क्या करते थे, आलसियों के भोजन खिलाते थे, तो जब उसकी परीक्षा ली गई उसमें बहुत सारे धूर्त आलसी भी बढ़ गए थे। तो परीक्षा ली गई थी, तो जब उस अलसशाला में आग लगाई गई तो क्या हुआ, देखा गया कि 4 पुरुष ही उसमें बचे हुए थे। प्रथम पुरुष उसमें कहता है, याद रखिएगा कि लगता है नहीं कैसा हल्ला हो रहा है, तो दूसरा बोलता है कि चादर ओढ़े हुए है पर इतने आलसी थे। दूसरा कहता था कि हाँ लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा कहता है कि कोई इसमें धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आकर के हम लोग भीगा हुआ कंबल जो हम लोग को उड़ा दे ताकि हम लोग बच जाए। तो चौथा कहता है हल्ला क्यों कर रहे हो, बिना मतलब के सोने नहीं देते हो, क्यों नींद हराम कर रहे हो। तो यही थे चारों आलसी, यानी उसमें टोटल के टोटल जो है आलसियों की संख्या थी 4 थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 में है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो यानी जो है पहला ये है जाड़े के कारण, बी आलसियों की परीक्षा के लिए, सी मच्छर के कारण और डी बिना किसी कारण के। तो याद रखिएगा क्यों लगाया गया था, अभी तो बताया है आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे धूर्त आलसी बढ़ गए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आलसियों की परीक्षा के लिए। 16 कारुणी के बिना किनकी गति नहीं है। कारुणी का मतलब होता है दयावान। दयावान अगर नहीं हो तो उसके जो है किसकी गति नहीं है, किसका जो है ये समाज में कल्याण नहीं है। तो याद रखिएगा ए है धूर्तों की, बी है पतितों की, सी है वाचालों की और डी है आलसियों की। तो याद रखिएगा कारुणी के बिना जो है आलसियों का कोई जो है देखने वाला नहीं होता है, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हम लोग जो बृहस्पति नामक मंत्री के बारे में सुने हैं, वे आपके मिथिला के मंत्री तो थे ही, वे बहुत ही कारुणिक और दयावान थे। 17 नंबर देख लें कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से गाड़ी चलती, किसकी गाड़ी चलती है। ए ऑप्शन है देश का, नगर का, प्रांत का और समाज का। तो याद रखिएगा पुरुष और स्त्रियों के पुरुष और नारियों के सहयोग से जो है किसकी गाड़ी चलती है, डी यानी समाज की गाड़ी चलती है। समाज का जो यान है वो पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। 18 में है कंपन राय की रानी कौन थी। ए है पुष्पा दीक्षित, बी है तिरुमलम्बा, सी है गंगा देवी और डी है पंडित छमाराव। तो याद रखिएगा कंपन राय की जो रानी थी उनका नाम था गंगा देवी, यानी कि सी। 19 में है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन मिलता है। ए है 24, बी है 20, सी है 18 और डी है 16। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जो है 24 यानी चतुर्विंशति महिलाओं का जो है आपका वर्णन मिलता है, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो याद रखिएगा अथर्ववेद में जो है 5 महिलाओं का जो है वर्णन मिलता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर उसके आगे बात करें 21 नंबर प्रश्न की बात करें। जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी, मतलब जो है कुशला कौन रहती थी। ऑप्शन ए है पुष्पा दीक्षित, बी है गार्गी और सी है गंगा देवी और डी है पंडिता छमारा। तो याद रखिएगा गार्गी जो थी वही जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला जो थी वहीं बैठती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी किसकी महिमा जो सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन ए है देव, बी है भारत, सी है विश्व और डी है पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा भारत की जो है महिमा सभी जगह गाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर है कि भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं। ऑप्शन ए है देवता, ऑप्शन बी है दानव, ऑप्शन सी है मनुष्य और ऑप्शन डी है जंतु। तो याद रखिएगा भारत में जो ये भारत की शोभा ऐसी है कि उसका गुणगान जो है देवता लोग भी करते हैं, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और देवता जो है यहाँ भारत में जो है बार बार जन्म लेने के लिए तरसते थे। और 24 नंबर प्रश्न है भारत भूमि किससे सेवित है। ऑप्शन ए है सागर, बी है पर्वत, सी है झरना और डी है उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा सागर, पर्वत और झरना सभी से अपना भारत भूमि जो है सेवित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर प्रश्न की बात करें जाति धर्म के भेद से युक्त लोग में क्या वहन करते हुए रहते हैं। ए है
कला, बी है एकता, सी है अनेकता और डी है शोक रहित। क्या है कि भारत में जो अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं, फिर भी सब अनेक धर्म के होने के बावजूद भी सब एकता पूर्वक रहते हैं। क्या रहते हैं? एकता पूर्वक रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हम मोटिवेट मिलेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है ऐसे ही बना करके लाते रहेंगे। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कितने हैं, मतलब भारत में जो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 24, बी है 20, सी है 18 और डी है 16। तो याद रखिएगा भारतीय संस्कारों की संख्या जो होता है वो 16 है। कितने हैं? 16 संस्कार हैं। तो चलिए भारतीय संस्कार जो टोटल होते हैं 16 होते हैं, जिसमें उसको 5 भागों में बांटा गया। पहला है जन्म पूर्व, दूसरा शैशव, तीसरा होता है शैक्षणिक संस्कार, चौथा होता है गृहस्थ संस्कार और पांचवा होता है अंत्येष्टि संस्कार। पांचवा अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसमें 3 आपके होते हैं जन्म पूर्व संस्कार, तीनों में होता है आपका गर्भदान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन होता है। और शैशव संस्कार 6 होते हैं, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्मण, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, अन्नप्राशन में। याद रखिएगा लोग जो शैशव और शैक्षणिक में ये घबरा जाता है कि कैसे याद रखें कि कौन 5 होता है कौन 6 होता है। तो शैशव स से शिशु, स से सर्ट यानी 6 होता है। फिर उसके बाद में शैक्षणिक संस्कार में क्या होता है, देखिएगा बच्चे जो है 5 साल के जब हो जाते हैं तब उसका एडमिशन होता है विद्यालय में। तो याद रखिएगा इससे हो जाएगा कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो उसमें अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, गोदान संस्कार होता है। चौथा है गृहस्थ संस्कार जो विवाह रूप 1 होता है। अंत्येष्टि संस्कार भी 1 होता है। तो 3, 6, 9, 5, 14, 2, 16 संस्कार टोटल होते हैं, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार होता है। यहाँ पर जो देखे हम लोग के चूड़ाकर्म था, तो यहाँ पे बच्चों का जो घर पे मुंडन होता है। और यहाँ देखिए जो केशांत संस्कार है, ये क्या होता है कि गुरु के घर बच्चों का वहाँ मुंडन होता है। और गोदान में तो जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु दक्षिणा में लोग जो है शिष्य के माता पिता जो है गुरु को गाय दान में देते थे, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है और डी है दान धर्म होता है। तो याद रखिएगा ये सभी होते हैं संस्कारों में, लेकिन अब इसमें अगर डी ऑप्शन पे रहता कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी पे मारते, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त में सभी कोई नहीं है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है लिखेंगे। और बुक में लिखा भी गया है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ जो होता है आपका दोष का दूर करना और गुणों का निर्माण होता है इसमें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया, तभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है 29 कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा विवाह संस्कार के बाद में जो है मनुष्य जो है क्या होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 30 में है पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो पुंसवन जो है जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि जन्म पूर्व में 3 संस्कार होता है, गर्भाधान, सीमंतोन्नयन और पुंसवन होता है, यानी ये जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 31 में है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। वही ऑप्शन ए है जन्म पूर्व, फिर है पानी ग्रहण, मरने के उपरांत और डी है जीवन। तो याद रखिएगा मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है जन्म पूर्व, बी है गृहस्थ, सी है विवाह और डी है शिक्षा। तो याद रखिएगा कि विवाह संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी क्रिया होती है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं, अभी हम लोग जस्ट पढ़ें कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो है 3 आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संस्कृत से मिलता है या ज्ञान से, संस्कार से या विज्ञान से। तो याद रखिएगा भारतीय जो संस्कृति है इसका जो परिचय अपना जो है भारतीय संस्कार से मिलता है।
35 में है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ऑप्शन ए है जन्म पूर्व, पानी ग्रहण, मरने के उपरांत, जीवन। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, तो ये जो होता है आपका मरने के उपरांत होता है। इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें। 36 है नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, और डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा विदुर हैं। अगला है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो याद रखिएगा जब युद्ध नज़दीक हो जाती है तब उसको चिंतित होकर के धृतराष्ट्र जो है अपने मंत्री विदुर से कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यही जो है प्रश्न विदुर से जो है विदुर किसके उत्तर देते हैं, तो धृतराष्ट्र जो इनके राजा अंधे होते हैं, तो इसी धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वही प्रश्न उत्तर विदुर नीति कहलाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 38 में है रूप की रक्षा किससे होती है। देखिए कुल का कहता है कि वृत्त से होता है यानी आचरण से होता है, और यहाँ रूप की रक्षा पूछा जा रहा है तो जो है वो सत्य से होता है कि अभ्यास से होता है कि उपटन से कि आचरण से। तो याद रखिएगा कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से जो है क्या होता है विद्या की रक्षा होती है, आचरण से कुल की रक्षा होती है, और सी जो है उबटन है, उबटन लगाने से जिसको हल्दी वगैरह कहते हैं। देखिएगा कि शादी वगैरह में जो है लोगों को उबटन लगाई जाती है, तो यही राइट आंसर सी हो जाएगा कि उबटन से जो है लोगों का जो है रूप की रक्षा होता है। 39 नंबर प्रश्न है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने, यहाँ कितने लिखा गया कितने होगा, कितने दोषों का त्याग करना चाहिए। तो मनुष्य के जो दोष होते हैं टोटल जो है 6 होते हैं। अगर 6 दोष मनुष्य जो है क्या करता है त्याग कर देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और आपका जो है आलस और दीर्घसूत्रता 6। अगर 6 जो मनुष्य अपने क्या करता है दोषों को दूर कर देता है, छोड़ देता है, त्याग कर देता है, उसको जो है आगे निकलने से, अपने मुकाम पे पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, मंजिल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 में देखिए क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। तो याद रखिएगा जो क्रमवीर कथा है राम परवेश राम पे लिखी गई है, तो वो जो दलित वर्ग के आते थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर जो है करमवीर कहाँ का रहने वाला था, इसमें ऑप्शंस नहीं है। तो याद रखिएगा करमवीर जो है भीखन टोला के रहने वाले थे। अगर अंचल का पूछेगा तो दुर्गमपुर अंचल था, बिहार के जो दुर्गमपुर अंचल का जो है रहने वाला था, और इसका गांव जो है होगा भीखन टोला हो जाएगा। 42 में है करमवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया था। करमवीर राम परवेश राम ने जो है कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया था। तो यार ए है घर में, बी है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, और सी है गांव में, और डी है स्कूल में। तो याद रखिएगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में ही जो है करमवीर जो आपके राम परवेश राम थे, उन्होंने जो है क्या की थी उन्नत स्थान प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 में है बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। ऑप्शन ए है शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षक, पंडित के। तो याद रखिएगा जो बालक था वो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के जो है उसको जो है क्या बना लिया कि शिक्षा ही जीवन समझ लिया, और मेहनत करते गया। एक दिन क्या हुआ कि पूरे बिहार में जो उसकी कहती चर्चा होने लगी, और आज हम लोग को पढ़ने के लिए भी मिलती है। 7 नंबर प्रश्न अगले प्रश्न की बात करें। 44 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ए है झंकरा, बी है टंकरा, सी है लंकरा, और डी है अंकरा। तो याद रखिएगा टंकरा नामक गाँव में जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1985, बी है 1875, सी है 1705, और डी है 1930। तो याद रखिएगा कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी सन 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 46 में देखिएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी सरस्वत्यानंद, और सी है स्वामी रामतीर्थ, और डी है स्वामी दयानंद। तो याद रखिएगा कि आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद थे। कौन थे, स्वामी दयानंद थे, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 में समाज सुधारक कौन थे।
ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित रामस्वरूप शुक्ल और डी है गणेश ओझा। तो याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद जो थे समाज सुधारक थे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 48 में है रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? ए में है सूरदास, बी है वाल्मीकि, सी है वेद व्यास, डी है कालिदास। तो रामायण के जो है हम लोग जानते हैं रचयिता कौन है, आपके महर्षि वाल्मीकि है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रघुवंश काव्य यानी रघुवंशम किसने लिखा है? तो याद रखिएगा जो इसमें ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि और आपके महर्षि वेद व्यास और डी है कालिदास। तो याद रखिएगा रघुवंशम के जो लेखक हैं वो आपके कालिदास है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 में है हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? ऑप्शन ए है मुनि, पर्वत, मंदाकिनी, चित्रकूट। ये जो है मंदाकिनी वर्णनम से लिया गया है, जिसमें मंदाकिनी नदी के पास जब राम सीता के साथ घूमने जाते हैं तो वहीं हंस सारस से सेवित जो है विचित्र तट वाली जो है आपकी मंदाकिनी नदी की बात है, जो चित्रकूट पर्वत के किनारे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी मंदाकिनी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? 51 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा, डी है भर्तृहरि। तो याद रखिएगा व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार जो है नारायण पंडित है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 52 में है कुत्र तौ थी कंगनम, यह किसने कहा, यानी कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? ऑप्शन ए है सिंह, बाघ, पथिक और बूढ़े बाघ। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बाघ नहीं होगा, देखिए फंसाने के लिए है, सॉरी यहाँ जो है जो पथिक थे जो जा रहे थे वहीं पूछा बाघ से कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पथिक ने कहा था। पथिक कहाँ फंस गया? जब वो क्या हुआ था कि स्नान करने के लिए जा रहा था तो वहीं कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन यहाँ है नदी, तालाब, कीचड़, गंगा तट। तो याद रखिएगा जो है कीचड़ में फंस गया था, सी। लोभ मनुष्य को जो है मार डालता है यानी विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए कभी लोभ नहीं करनी चाहिए। 54 है व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से ली गई है? पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण, महाभारत। तो याद रखिएगा व्याघ्रपथिक जो कथा है वो आपके हितोपदेश से ली गई है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हितोपदेश। फिर है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? ये है पुराण, कर्णभार, रामायण, हितोपदेश। तो याद रखिएगा आपका जो कर्णस्य दानवीरता है वो कर्णभार से लिया गया है। किससे लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। और कर्णभार के जो रचयिता है, जो रचनाकार है वो आपके भास हैं। फिर 56 नंबर प्रश्न की बात करें, महतराम भिक्षाम याचे ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए है शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने, कृष्ण ने। तो याद रखिएगा कि महतराम भिक्षाम याचे किसने कहा था? तो शक्र ने कहा था। किसने कहा था? शक्र ने कहा था, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है सूर्यपुत्र कौन था? ऑप्शन ए है भीम, बी है अर्जुन, सी है कर्ण, डी है युधिष्ठिर। जो देखिएगा कि इसमें राइट आंसर तो सी हो जाएंगे। यही कर्ण जो है आपके कुंती का पुत्र था। कुंती ने जो है क्या किया था कि ऋषि की सेवा की थी, तो वही ऋषि ने जो है वरदान दिया था कुंती को, यानी जो है कर्ण की माँ को, कि आप जिस भी भगवान को बुलाएंगे, जब स्मरण करेंगे तो वो आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। तो वहीं जो है कुंती जो है इनकी जो माँ थी, उन्होंने एक बार सूर्य भगवान को जो है ऐसे ट्राई की कि हाँ ये बात सही है कि नहीं, तो इसलिए याद किया था, तो वहीं सूर्य भगवान आए थे। तो क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि हम खाली हाथ तो ऐसे जा नहीं सकते रहे, इसलिए इन्होंने जो है पुत्र को जन्म दिया, यानी जो है आपका सी हो जाएगा कर्ण। कर्ण जो है कुंती के पुत्र थे और इनके पिता जो है सूर्य थे। अभी जो है कुंवारी ही थी ये कुंती। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 58 है कर्ण किस देश का राजा था? ए है अंग, बी मगध, सी मिथिला, डी है काशी। तो याद रखिएगा कर्ण जो है अंग देश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अंग देश के। फिर है 59 कर्णभार नाटक किसकी रचना? भी जस्ट बताएं कि कर्णभार के लेखक कौन है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी भास है। कौन है? भास। 60 में है कर्ण ने कवच कुंडल देने से पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा पर थी?
प्रकट की थी। तो याद रखिए कवच कुंडल देने से पहले जो है कर्ण, यहाँ ऑप्शन है स्वर्ण कनक पृथ्वी अपना सिर। तो क्या है कि कवच कुंडल देने से पहले जो है उन्होंने क्या किया था, कर्ण ने अपना सिर देने के लिए जो है कहा था, इच्छा प्रकट किया था, लेकिन उसे भी जो है क्या किए थे कृष्ण भगवान जो है इनकार कर दिए थे। यानी जिसको शक्र कहा जाता है, शक्र सॉरी शक्र इंद्र को कहा जाता है। तो इंद्र भगवान जो है उनको तो क्या करना था, यहाँ पे जिताना था किसको, अर्जुन को जिताना था यानी पांडवों को। तो इसलिए जो उनको लेना नहीं था। और जो कवच कुंडल था वो अभेद्य था, मतलब कि जब तक पहने रहते ये कर्ण, उनको कोई कभी मार नहीं सकता था। 61 में भास के कितने नाटक हैं, ऑप्शन ए है 10, 13, 15, 11। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 13। भास के कितने नाटक हैं, टोटल 13 नाटक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 62 में कर्ण किसका पुत्र था, अभी तो बताएं, यहाँ कुंती है, कौशल्या, केकई, शकुंतला। तो क्या बताया है अभी जस्ट, कुंती हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 63 में है देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था, मतलब कि अन्य देशों में क्या होती है, मतलब जो देश है उस सब में लड़ाई वगैरह ये सब होता है, तो उसको जो है देखने के लिए, उसको शांत करने के लिए कौन है, तो हमारे थी ऑप्शन ए है राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। फिर है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है, मतलब मानवता को उन्नति कर रही है कि विनाश कर रही है, कि ऊपर जा रही है कि नीचे कर रही है। तो याद रखिए अशांति एक ऐसा चीज़ है जो मानवता का क्या करती है, विकास करती है, क्या करती है विनाश करती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी जो अशांति है मानवता का विनाश कर रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 65 नंबर है कि क्रिया के बिना क्या भार है, मतलब भार के समान होता है, धन, दौलत, सामान, ज्ञान। तो याद रखिएगा क्रिया के बिना जो है ज्ञान होता है, अगर आप ज्ञान का यूज नहीं कर रहे हैं तो भार के समान होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है, तो जो विश्व शांति है उसको जो है आप ये है सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रि, उषा काल। देखिए शांति से क्या होता है, एक नई जीवन की शुरुआत होती है, नई आशा की शुरुआत होती है। तो इसलिए विश्व शांति को जो है कौन सा काल माना जाता है, सूर्योदय का काल माना जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 67 में है मानवता के विनाश का भय किससे है, मतलब मानवता का पूरे मानव का विनाश जो है किससे हो जाएगा। ऑप्शन ए है शस्त्र, अस्त्र, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शस्त्र तो ये हाथ से जो हम लोग हाथ में पकड़ के यूज करते हैं उसको शस्त्र बोला जाता है, जैसे कि बम वगैरह हो गया फेंक करके इसका यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा अस्त्र। यानी अस्त्र देखिएगा कि सारे देश एकदम तेज़ी से अपना बना रहे हैं, ये परमाणु बम तो वो ऐसे एटम बम बना रहे हैं। तो यहीं आपका जो इसका बी आंसर हो जाएगा। अस्त्र जो है मानवता का क्या कर रही है, विनाश से, अस्त्र से ही मानवता के विनाश का भय है। 68 में है अशांति के कारण कितने हैं, अशांति के कारण कितने हैं, अशांति के कारण कितने, 1, 2, 3, 4। तो याद रखिएगा इसका जो अशांति के कारण होता है 2 होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 69 में भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा शांति, ए। फिर है 70 में भारतवर्ष में किसकी महत्ता परंपरा सुनी जाती है, पुस्तक, ग्रंथ, शास्त्र, कोई नहीं। तो याद रखिएगा शास्त्र की जो है महती परंपरा जो है सभी जगह जो सुनी जाती है, इसका सी हो जाएगा। कह रहा है कि किसके 6 अंग है, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद। तो जो है इसमें जो क्या होता है कि वेद के 6 अंग होते हैं, वेदांग, इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी वेद का जो है 6 अंग है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, मतलब व्याकरण के लिए कौन प्रसिद्ध है इसमें, व्यास, पाणिनि, चाणक्य, आर्यभट्ट। तो याद रखिएगा व्याकरण के लिए जो है पाणिनि प्रसिद्ध है, कौन है, पाणिनि प्रसिद्ध है। चलिए अब देर ना करते हुए और प्रश्न है जो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, आप जो है सही प्रश्नों को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा ना, कह रहे हैं कि आपकी परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा, और जितना आप डिटेल में समझाया आशा करते हैं कि आपको
इससे सब्जेक्टिव प्रश्न के भी हल हो जाएंगे अगर अच्छे से अगर देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, नहीं तो जो है अच्छे से केवल एक बार ही देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 73 में है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन ए है शास्त्र, बी है विवेक, सी है ज्ञान, डी है धन। तो याद रखिएगा, मनुष्य को जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध ज्ञान नहीं कराता है, विवेक भी नहीं कराता है, ना धन। वो क्या कराता है? आपका शास्त्र कराता है। शास्त्र में ही ये ज्ञान विवेक सबकी बातें लिखी गई है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। 74 में है, निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? ए है व्यास, बी है पाणिनि, सी है चाणक्य और डी है यास्क। तो निरुक्त के जो रचयिता है आपके यास्क हो जाएंगे डी। कह कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? 75वां प्रश्न है। ये है कपिल, बी है पतंजलि, सी है गौतम, डी है कनाद। तो याद रखिएगा, योग अभी भी फेमस है योग के लिए जो है वो कौन है? पतंजलि है। कौन हो जाएंगे? पतंजलि बी। 76वां प्रश्न है, चरक संहिता क्या है? ऑप्शन ए है आयुर्वेद शास्त्र, बी है धनवेद शास्त्र, वास्तुशास्त्र, गणित शास्त्र। तो याद रखिएगा कि चरक संहिता जो है एक आयुर्वेद शास्त्र है, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर है 77 नंबर, अधिकरण कारक में। अब थोड़ा सा ये संस्कृत व्याकरण से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न ले लिए हैं। ऐसे डिटेल में तो सारे प्रश्नों का हम हल नहीं करा पाए, क्योंकि बहुत अभी जस्ट ही अपना चैनल ये शुरू किया है वीडियो बनाना, समय नहीं रहने की वजह से, नहीं तो आपको डिटेल में देते। ऐसे आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें क्या होगा कि अनुच्छेद और जो आपका वाक्य 6 वाक्य बनाना होता है संस्कृत में अनुवाद करो, उसकी हम पूर्ण गारंटी के साथ जो है लेकर के आ रहे हैं। अगर एक बार बता देते हैं अनुच्छेद और आपको ये वाक्य बनाना जो है एक ही वीडियो में सिखा देंगे, वो भी एकदम सरल तरीके से और वो भी कम समय में, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। यहाँ पे जो संस्कृत व्याकरण से है, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं कि कारक में विभक्ति को कैसे पहचानें। तो ऐसे कारक के कितने होते हैं टोटल? कारक आपको जो है 8 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। सबसे पहला कारक जो होता है कर्ता कारक होता है। क्या होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, फिर आपका जो है करण कारक, फिर जो है संप्रदान कारक, फिर आपका हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध नहीं। चलिए संप्रदान कारक के बाद में होता है आपका आपादान कारक। आपादान कारक के बाद में होता है संबंध कारक। संबंध के बाद में होता है अधिकरण कारक। और आपका जो 8वां होता है संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक होता है। तो यहाँ विभक्ति की बात है, इसलिए हम इसका चिन्ह तो बताने रहे हैं। संस्कृत की बात है तो विभक्ति की बात है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया। तो याद रखिएगा, अगर नंबर से आपको लाइन से याद है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण संबोधन, तो जो जितने नंबर में है ना वही विभक्ति लगी रहती है। जैसे कि संप्रदान चौथे नंबर पे आता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा रहता है। आपादान 5वें नंबर पे है, इसकी 5वीं विभक्ति लगी रहती है। संबंध 6ठे नंबर पे इसमें जो है तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगी रहती है। अधिकरण 7वें नंबर पे है, तो इसमें जो 7वीं विभक्ति लगी रहती है। और संबोधन जो है आपके 8वां नंबर पे है, तो इसमें 8वीं विभक्ति लगी रहती है। तो हम आशा करते हैं कि विभक्ति अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए वहाँ पे हम लोग चलते हैं, फिर से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्या कह रहा है कि अधिकरण कारक में, तो देख लीजिए अधिकरण कारक कितने नंबर पे था? अधिकरण कारक हमारा जो 7वें नंबर पे है, इसलिए इसमें क्या होगा? 7वीं विभक्ति होगी। क्या हो जाएगी? 7वीं विभक्ति। तो देखिए 7वीं विभक्ति है ना, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं विभक्ति यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
78 में है सव्याघ्रात विभेति, यानी यहाँ व्याघ्रात क्या होता है कि करण में होता है से लगाव हेतु होता है, लेकिन आपादान में क्या होता है अलगाव हेतु होता है। तो यहाँ कह रहा है सव्याघ्रात विभेति, मतलब वह बाघ से डरता है, अलग होने की बात है। तो आपादान कौन सी विभक्ति होती है, कई नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति लगी रहती है। क्या हो जाएगा इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। फिर 79 नंबर संधि से पूछा है कि नी उपसर्ग क्या थी किस शब्द में है। तो याद रखिएगा यहाँ पे न नी के बाद में विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है विसर्ग। तो याद रखिएगा जब विसर्ग हटता है तो ऊपर आधा र आता है। तो आधा र वाला शब्द देख लेते हैं। तो यहाँ पे निवेदन, निगमन, निर्धन, निसर्ग। देखिए नी के बाद में र वाला कौन सा शब्द मिल रहा है निर्धन मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। 80 नंबर है अवकाश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अवकाश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन है ए में क्या है अन है, बी में है आपका अ, सी में है काश और डी में है अ। देखिए अवकाश को बोल के देखिए ना अवकाश, अवकाश तो होता नहीं है, अवकाश होता नहीं है, यानी यहाँ है अवकाश। तो यहाँ क्या हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग जो है शब्दों के पहले लगा रहता है, तो इसमें अ हो जाएगा उपसर्ग, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 81 नंबर है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या होता है मनोधन रथ होता है, सॉरी मनोधन रथ हो जाएगा। इसमें देखिएगा डी में, सी में तो है मन धन रथ है, मनोधन रथ है, मनाधन रोथ है। तो इसमें डी क्या आ जाएगा, डी में देखिए मनाधन रथ है, ये विसर्ग हटता है तो मनोरथ बन जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मनाधन रथ, विसर्ग लगा रहना चाहिए। 82 में है कि सत्य जो चरित्र से कौन सा शब्द बनता है। तो यहाँ देख लीजिए सत्य चरित्र, तो इससे बन जाएगा आपका सचरित्र, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83 में है सत्य जो जन से कौन सा शब्द बनेगा। तो सज्जन बन जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि बिना पानी में कौन सा समास है। समास जैसे कि अव्ययी भाव समास, समास कितने प्रकार के होते हैं आपके 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा अंतिम पद प्रधान होता है, और आपका जो है द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद आपका जो है ये दोनों का महत्व होता है, दोनों पद, लेकिन विपरीत चिन्ह विपरीत होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, ऐसे हिंदी में रहता है। फिर जो है बहुब्रीहि में क्या होता है कि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। तो बिना पानी यहाँ कहने का मतलब है कि सरस्वती, बिना पानी का मतलब क्या हो गया सरस्वती हो गया। तो इसका राइट, तो ये सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 85 नंबर है त्रिभुवन में कौन सा समास समास का नाम बताएं लिखें। तो इसमें त्रिभुवन देखिए ना पहला शब्द यहाँ त्रि है, त्रि का मतलब 3 होता है। तो जब बताएं कि जब भी संख्या वाला बात आ जाए, तो त्रि का मतलब 3 आया तो संख्या वाला बात आ गया ना, संख्या वाला बात जब भी आएगा तो द्विगु समास होगा। क्या होगा आपका द्विगु समास होगा। तो इस प्रकार से हम 85 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न को जो लेकर के आते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो है देख ले तो सारे प्रश्नों के बंद हल हो जाए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। पवन साइंस स्टडी 01 में ऑल द बेस्ट, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो ये हम कामना करेंगे।